करना है। तो कोरोना और जो माइग्रेशन है बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। इसमें बस एक छोटा पॉइंट मैं जोड़ देती हूँ, पलायन होने के बाद जितने भी कामगार लौटे भी अपने स्टेट में, तो नीतीश कुमार ने डायरेक्ट उनके अकाउंट में एक फंड ट्रांसफर किया। हो सकता है उन लोगों ने, उन कामगारों ने वोट करते वक्त वो फंड का भी जहन में रखा हो, जो केंद्रीय की योजनाएं हैं शायद उनको अपने जहन में रखा हो, तब उन्होंने वोट कास्ट किया हो। देखिए, अब पॉसिबिलिटीज कई सारी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे इसमें कोई शक नहीं कि कांटे का मुकाबला है। हम इस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण का तो अभी पूरा दिन बचा है। ये तिरहुत इलाके की बात करते हैं। मैं चंपारण की बात करना चाहता हूं। अजय जी, आप भी इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं आपसे ही पूछूंगा। देखिए, जो पूर्वी चंपारण है, यहाँ पर पिछली बार बीजेपी के पास 7 सीटें थी, लेकिन उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि यहाँ पर चीजें आ रही है। लेकिन जो पश्चिमी चंपारण है, वहां पर हम जो देख रहे हैं, ये बेतिया, जो मुझे लगता है कि उनके पास सीट आ रही है, और बाकी इस इलाके में जिस तरह से वर्चस्व है आपके मुस्लिम वोट्स का भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर तादाद है, आपको लग रहा है कि उसका कंसोलिडेशन होने के बाद भी फायदा यहाँ पर नहीं मिल रहा? देवेंद्र, आप बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं, पहुंचिए। दरअसल अगर आप पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों को एक साथ मिलाकर देखें तो तकरीबन 27% के आसपास मुस्लिम वोट यहाँ पर हैं, और उसके बाद यहाँ पर यादवों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर निर्णायक भूमिका में, क्योंकि यहाँ पर दबंगई जो चलती है वो सवर्णों की ज्यादा है, और इसलिए यहां पर आप हमेशा एक अलग परिदृश्य देखेंगे। यहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन उतना मायने नहीं रखता। एक और बात है जो कि यहां पर ध्यान देने लायक है, इस इलाके में खास करके चंपारण क्षेत्र में मुसलमान बहुत एंटी बीजेपी हो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां का मुसलमान सिर्फ ये देखता है कि हमें कहां सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, और यहां फायदे की वोटिंग होती है। इसलिए मैंने सवाल पूछा, क्या मुस्लिम वोट कंसोलिडेट नहीं हुआ हो? अगर मुस्लिम वोट बटा, तब तो जाहिर सी बात है ये नतीजे ही आपको, ये रुझान नतीजे में तब्दील होते दिखाई देंगे। लेकिन अगर मुस्लिम वोट नहीं भी बढ़ता है तब भी पारंपरिक तौर पर ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर क्षेत्र है। तो यहाँ पर एनडीए का परफॉर्मेंस अगर बेहतर होता है ज्यादा बेहतर से ये 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि एनडीए हम 120 पर देख रहे हैं, जबकि आरजेडी प्लस हम 112 पर देख रहे हैं, और एनडीए अगर 120 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है तो यहाँ पर आसानी उनके लिए है। लेकिन मैं खासतौर पर यहाँ अभी फिलहाल आपसे मुजफ्फरपुर को लेकर भी बातचीत करना चाहूंगी। यहाँ इस ताली को देखते हुए आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओराई जहाँ बीजेपी कब्जा कर पाई, या कुर्ने, कुछ और ऐसी जगह जहां पर बीजेपी फिलहाल कांटे की टक्कर दे रही थी, लेकिन वहां बाजी जेडीयू और मुजफ्फरपुर खास करके अगर हम बात करें तो, और एक सीट जादुई आंकड़े से दूर है इस पूरे क्षेत्र में मुजफ्फरपुर अभी एक सीट का रुझान सिर्फ बाकी है, और एक सीट का रुझान बाकी है, और उसके बाद दरअसल हम हर सीट के बाद हर सीट पर हम बात कर पाएंगे, यानी कि लगभग 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए 121 सीटों पर अपनी बढ़त फिलहाल बनाए हुए है, और महागठबंधन 112 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए। ये कांटे का मुकाबला इतना ज्यादा है कि शायद कोई भी एनालिस्ट आज इस बारे में अपने विश्लेषण या टिप्पणी को अभी सीधे तौर पर सामने नहीं रख सकता कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि इस जनादेश का मतलब यह निकलेगा कि लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना यकीन है कि नीतीश कुमार के तमाम एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ते हुए भी वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जाने को तैयार हैं। और अगर बिहार से यह संकेत बाहर निकलता है तो फिर यह मानना पड़ेगा कि मोदी मैजिक बड़े पैमाने पर विधानसभा में भी चल रहा है। वैशाली और मुजफ्फरपुर को लेकर एनालिसिस। इस पे एक सबसे इंटरेस्टिंग सीट देखनी चाहिए हम लोग को। राघोपुर तो हम तो मान रही है कि निकालेंगे तेजस्वी, लेकिन महुआ में देखिए आरजेडी आगे चल रही है, और यहां से तेज प्रताप नहीं उतरे थे चुनाव में, और ये अभी भी पीछे चल रहे हैं, अभी उसमें पीछे चल रहे हैं कि ये देखिए, अभी हम ये कह सकते हैं कि दूसरे या तीसरे राउंड की काउंटिंग यहां पर चल रही है इन तमाम सीटों पर, इसलिए शायद अभी तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत उचित नहीं हो। हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच, लेकिन फिलहाल जो रुझान है इसमें ये तो इतना तो तय है कि आरजेडी के लिए बहुत ज्यादा वैशाली में बहुत समर्थन हो ऐसा है नहीं। उसका जो डेडिकेटेड कोर वोटर है वो तो वोट देगा ही, इसमें तो कहीं कोई दुविधा नहीं है। सवाल यह है कि फ्लोटिंग वोट किसके पास जा रहा है, और सवाल यह है कि अति पिछड़ा वर्ग और उसके साथ साथ पसमंदा मुसलमान क्या वाकई में जेडीयू और बीजेपी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये वोट फ्लोटिंग है और ये एनडीए के साथ जा रहा है तो फिर ये तस्वीर आपको शाम तक बदलती हुई दिखाई देगी। पारंपरिक सीट छोड़ दीजिए, अन्यथा बहुत सारी चीजें बदलेंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे पास कोई बेंचमार्क नहीं है, क्योंकि 2015 के चुनाव में गठजोड़ अलग था, 2010 के चुनाव में गठजोड़ अलग था, 2005 को और 2010 को आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन 2010
2015 और 2020 इन एनडीए तीन चुनाव बहुमत का से आप नहीं केवल कर एक सकते। सीट कम है, बिल्कुल। एक सीट कम, 121 पर एनडीए, 112 पर आरजेडी, 5 पर एलजेपी और एनडीए को जोड़िए तो बनता है 126 बहुमत के ऊपर। लेकिन बहरहाल अभी भी जो घोषित गठबंधन है उन पर चलेंगे। 121 पर